हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ है ये वीडियो नंबर सेकंड होने वाला है, क्योंकि इसका फर्स्ट वीडियो मैं आप सभी को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसके जाके चैनल पर विजिट करेंगे और उससे देखेंगे। पहले ये मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीआरटी का, जहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट आपके वीडियो बनने वाली है। क्योंकि अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, डीएसएसबी, बीपीएससी, टीआरई 4, जीआईसी या जो भी एनबीएस, केबीएस जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि ये वीडियो में उन सारे तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने लिया है, प्रीवियस क्वेश्चंस को, जो बार बार रिपीट किया गया है एग्ज़ाम्स में, जो एक फेमिलियर है। तो आपको मैं ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को कहीं ना कहीं 10-15 क्वेश्चंस आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। तो ये मॉक टेस्ट से आप देखेंगे तो आई होप आपको एक अंत तक ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में क्या है और क्या नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आप कुछ कमेंट करेंगे कि आपको और क्या क्या, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है या किसी प्रकार का कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लेंगे। दूसरा ये वीडियो है। ऐसे ही करके मैं डेली 2, 3, 4, 5 मॉक टेस्ट करवा दूंगा, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सॉरी, ये मैंने करवा दिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का है। ठीक है, हम चलते हैं उसके बाद का क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आज का मॉक टेस्ट सेकेंड का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हु रिगार्डेड एडमंड स्पेंसर एज पोएट्स पोएट, है ना। मतलब इनमें से किन्होंने पोएट कहा है एडमंड स्पेंसर्स को, तो आपको बताना है। सो नाउ ऑप्शन इज गिवन: विलियम लैंगलैंड, जॉफरी चॉसर, चार्ल्स लैम्ब, विलियम शेक्सपियर। सो प्लीज टेल मी द आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो एडमंड स्पेंसर, हु सेड दैट पोएट्स पोएट ऑफ एडमंड स्पेंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों, चार्ल्स लैम्ब। क्या होगा? चार्ल्स लैम्ब। आपको पता होना चाहिए एडमंड स्पेंसर्स को सिर्फ पोएट ही नहीं कहा गया है, इन्हें सेकेंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा गया है। ठीक है, सेकेंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा गया, इन्हें इंग्लिश लिटरेचर भी बोला गया है। ये पॉइंट आप नोट डाउन करोगे। लिटरेचर भी बोला गया। यू ऑलरेडी नो द फर्स्ट फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जॉफरी चॉसर। तो जॉफरी चॉसर पहले फादर थे इंग्लिश लिटरेचर का, और सेकेंड फादर एडमंड स्पेंसर को कहा गया है। ठीक है, एडमंड स्पेंसर को कहा गया। आपको पता है इन्हें पोएट इसलिए बोला गया है, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पोएट क्यों बोला जाता है। तो इनकी जो राइटिंग थी ना, वो जनरल कॉमन इंसान को समझ में नहीं आती थी। इनके राइटिंग को समझने के लिए एक काफ़ी बियॉन्ड द लेवल माइंड होना पड़ता था। इसीलिए इनकी राइटिंग को ज़्यादातर पोएट्स, ज़्यादातर राइटर्स, ऑथर ही समझ पाते थे, कॉमन इंसान नहीं समझ पाते था। ठीक है ना। तो इनकी राइटिंग की इतनी ज़्यादा वैल्यू होने की वजह से इन्हें स्पेंसर्स को पोएट बोला गया। ठीक है, फाइनली नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्या है। आप देखिए, इसका आंसर करो। मैं इस वीडियो में, इस मॉक टेस्ट में कुछ ग्रामर का क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ लिटरेचर का क्वेश्चन करवाऊंगा, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगामी जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, टीजीटी, पीजीटी, जिसमें इंग्लिश का आप 80 क्वेश्चन आपके आते हैं कहीं कहीं। ठीक है, मोर देन 80 रहते हैं, तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को देखना है और आप अपने मेंटल टेस्ट को
ऑब्जर्व करना है कि कितना आप हाउ मच यू मार्क्स गॉट इन फ्रॉम दिस मॉक टेस्ट। ओके, तो आप देख लोगे, ठीक है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, इफ फॉल इल इफ यू ईट ऑल ऑफ डैट। आपको मालूम करना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पर आपका एक चीज़ मिस्टेक है, अब ध्यान रखना। यू के बाद जो है ना, यहाँ पर यू के बाद एक डैश होगा, यहाँ पर आपको फिल करना है, यू डैश फॉल इल इफ़ यू ईट ऑल ऑफ डैट। तो इस ग्रामर में आपको बताना है कि ये क्या आंसर होगा, व्हाट्स योर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन इज गिवन शुड, वुड, विल, बट। तो व्हाट्स योर आंसर, तो आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि इसमें इफ़ लगा हुआ है, इफ़, ठीक है। तो इफ़ की कंडीशन वाला अगर सेंटेंस है तो ये आपका हाइपोथेटिकल कंडीशन या फिर जीरो कंडीशन या फिर वन प्रेजेंट और फ्यूचर कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला हम जीरो कंडीशन में डिवाइड करते हैं, जीरो कंडीशनल सेंटेंस। दूसरा वन प्रेजेंट और फ्यूचर फैक्ट कंडीशनल सेंटेंस। तीसरा हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस। अब आपका दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये पहचानेंगे कैसे कि कौन कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है। तो मैं आपको एक टेबल शेयर करता हूँ, उस टेबल से आप समझना। जैसे कि मान लेते हैं कि कंडीशन, अगर मान लेते हैं कंडीशन इफ प्लस प्रेजेंट टेंस रहेगा। अब प्रेजेंट टेंस में कौन सा, सिंपल वाला, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा। तो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो आप क्या करोगे, ये आपका जीरो फैक्ट कंडीशनल सेंटेंस है। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो आप क्या करोगे, जीरो फैक्ट कंडीशनल सेंटेंस में जाओगे। ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस है, समझ में आ रहा है। दूसरा इफ उसके बाद प्रेजेंट सिंपल रहेगा तो उसके बाद जो आगामी होगा, जो अगला पार्ट होगा, जैसे इफ़ जहाँ लगेगा, इफ़ के साथ जो लगेगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। दूसरा पार्ट जो होगा वो आपका फ्यूचर रहेगा, वो आपका क्या रहेगा, फ्यूचर रहेगा। विल या सॉल का यूज करोगे, ठीक है, दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। एक होता है हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस, हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो हाइपोथेटिकल में क्या करोगे, सिंपल पास्ट, अगर सिंपल पास्ट रहेगा तो उस कंडीशन में वुड, विल किस में चेंज हो जाए, वुड प्लस बेस फॉर्म, वुड प्लस बेस फॉर्म, एम आई राइट। उसके बाद पास्ट परफेक्ट अगर रहेगा, पास्ट परफेक्ट एक पार्ट रहेगा, एक पार्ट अगर सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा पार्ट जो होगा वुड लगाओगे, उसके साथ हैव लगाओगे प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगाओगे। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होगा, V3 लगाओगे, पास्ट पार्टिसिपल लगाओगे। समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्योंकि देखो इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस, यहाँ फाइंड आउट करो, इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस है तो क्या लगेगा, अगला हमारा फ्यूचर लगेगा। तो देखो फ्यूचर क्या है, यहाँ विल है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो विल है, तो योर आंसर इज विल। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इज द पास्ट टेंस, बहुत इजी ही क्वेश्चन है ये, आपका DSSB में पूछा गया है। DSSB एक बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों। आगामी एग्जाम जो मतलब DSSB का एग्ज़ाम चल रही है, ठीक है, तो उसमें आप ये अब जाके ये आपका मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला होगा, क्योंकि इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई बहुत बड़े कोई टफ टू टफेस्ट क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, एक सिंपल एक बेसिक क्वेश्चन ही रहते हैं एग्जाम्स में, बस उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि विल का पास्ट टेंस क्या होगा। तो आपको पहले से पता है विल का पास्ट टेंस क्या होता है। विल को पास्ट में हम वुड बोलते हैं, विल को पास्ट टेंस में वुड बोलते हैं। सेल का पास्ट टेंस शुड होता है, ठीक है। मस्ट तो आप एक कंडीशनल है। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स। अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये पता है आपको। अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग ए एंड ऑफ इट्स ओन बट इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस।
तो मैंने आपको बताया है ग्रामर में, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आया, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेंगे। सेंटेंस बनाने से पहले, सेंटेंस बनने से पहले वो फ्रेज होता है, क्लाउज होता है और एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस होता है। तो आपको पता है सेंटेंस जो होता है एक या एक से ज़्यादा क्लाउज को मिलने से बनता है, या फिर एक फ्रेज या एक क्लाउज के मिलने से सेंटेंस बनेगा। लेकिन आपके दिमाग में ये एक सवाल आ रहे होंगे, क्या सिर्फ फ्रेज से सेंटेंस बन सकता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्रेज में जो होता है ना, वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब की कमी होती है, लैकनेस होती है, एब्सेंस होता है, नहीं होता है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है फ्रेज में। तो क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है और फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, लेकिन क्लाउज जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होने की वजह से एक मीनिंगफुल सेंस देता है। तो एक क्लाउज या एक से ज़्यादा क्लाउज के मिलाने से हम सेंटेंस की निर्माण करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट, सेंटेंस बनाने के लिए मुझे सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत होती है जो एक क्लाउज दे सकता है। लेकिन एक क्लाउज और एक फ्रेज भी सेंटेंस बना सकता है, लेकिन सिर्फ फ्रेज सेंटेंस नहीं बना सकता। तो यहाँ पूछ रहा है अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग ए एंड ऑफ इट्स ओन बट इफ फॉर्म पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी, वेरी सिंपल, आप इसे बनाओ, काफ़ी अच्छा लगेगा। ये मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द होस्ट एंड ओनर ऑफ टैवर्ड इन? इन का मतलब होटल होता है दोस्तों, ठीक है, इन का मतलब होटल होता है, INN, इन। तो यहाँ टैवर्ड इन, पता है, एक जगह, मतलब एक होटल थी टैवर्ड इन। किस प्ले में, किस राइटिंग में टैवर्ड इन की चर्चा है? आपको पता है? आप मुझे आंसर बताओ, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, आप मुझे आंसर बताओ। दोस्तों टैवर्ड इन जो है ना, ये जो होटल है, ये होटल की चर्चा, एक इन की चर्चा जॉफ्री चौसर की राइटिंग द कैंटावरी टेल से लिया गया है। कैंटावरी टेल में इस होटल की चर्चा है। और द कैंटावरी टेल जो है ना, किसके द्वारा लिखा गया? कैंटरबरी। कैंटरबरी क्या है दोस्तों? एक जगह का नाम है जो इंग्लैंड में है। और टेल्स मतलब कहानी। ये जगह जो है जहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आते हैं, बहुत सारे पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थयात्री, और अपने अपने जगह का कहानी सुनाते हैं। यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, गैदर्ड होते हैं कैंटाबरी में, और वहाँ पर ये कहानी सुनाते हैं अपने अपने जगह का। तो ये कैंटाबरी टेल्स जो है ना, ये आपका जॉफ्री चौसर की द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी राइटिंग्स है, बहुत ही अच्छी ड्रामा के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि उस होटल का मालिक कौन था, उस कैंटाबरी। दोस्तों यहाँ होटल के मालिक की अगर हम बात करें ना, तो उसे होस्ट भी किया गया था, ठीक है, उसे किडनैप भी किया गया था। ओनर भी उसको मालिक, मतलब उस होटल के मालिक को किडनैप भी किया गया था। तो उस मालिक का नाम आपको बताना है। उस मालिक का नाम था हैरी बेली। हैरी बेली, उस मालिक का क्या नाम था? हैरी बेली। इसको बेली बेली करके पुकारा भी जाता था, बेली बेली करके इसे निकनेम था इसका, बेली, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हैरी बेली जो एक इमेजिनरी नेम था, मतलब एक कह सकते हैं एक फिक्शनल कैरेक्टर है, फिक्शनल, काल्पनिक, मतलब रियलिटी नहीं है, एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है। फिक्शनल कैरेक्टर्स देखने को मिलता है, फिक्शनल कैरेक्टर्स देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो बेली जो सजेस्ट करता है, बेली सजेस्ट करता है सभी लोगों को कि एक स्टोरी टेलिंग, मतलब एक कहानी कहने की एक कंपटीशन शुरू किया जाए, ठीक है, एक कहानी कहने की कंपटीशन शुरू किया जाए। और इसीलिए वहाँ पर लोग गैदर्ड होते हैं और कहानी एक दूसरे को कर, बहुत ही अच्छी, मतलब कहा जाता है कि ये एक इंग्लिश में लिखी हुई फर्स्ट एक ऐसी बुक थी जिसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया था। इस वजह से इसको कैंटाबरी टेल फर्स्ट ऐसी बुक माना जाता है जो सही तरीके से इंग्लिश में लिखी गई थी। और इसकी फादर जॉफ्री चौसर ही इंग्लिश की फर्स्ट फादर बोला जाता है, और सेकंड फादर एडमंड स्पेंसर को बोला जाता है। तो आई होप यहाँ तक कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, चौसर वॉज द फर्स्ट टू यूज ओटावा रीमा इन इंग्लिश, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ओटावा रीमा? बताइए, इसका आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर ओटावा रीमा जो इंग्लिश में है उसका राइम स्कीम पूछ रहा है, उसका राइम स्कीम क्या है ओटावा रीमा का? तो आपको पता होना चाहिए कि ओटावा रीमा का जो राइम स्कीम है आपका, वो आपका है ए बी ए बी ए बी सी सी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओटावा रीमा कहते किसे हैं? ओटावा रीमा एक पोयम है दोस्तों, ओटावा रीमा एक पोयम है जो इसमें जो एक स्टेंजा जो है ना 8 लाइन का है, यानी 8 लाइन को 8 लाइन को हम ऑक्टेव कहते हैं, 6 लाइन को स्टेंजा को सेस्टेट कहते हैं, 5 लाइन स्टेंजा को पेंटा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेंजा में लाइंस क्या होता है पोएट के द्वारा दी जाती है, जिसको राइम स्कीम कहते हैं। राइम स्कीम जनरली सबसे पहले आपको अगर मैं बात करूं तो सोनेट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपका इटली का एक थे पेट्रार्क थे, उन्होंने सबसे पहले इटालियन सोनेट, फिर उसके बाद शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसर सोनेट, इस तरीके से सोनेट को 3 राइटिंग में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ओक्टावा रीमा एक क्या है, पोएम है, और उस पोएम में जो राइम स्कीम है ए बी सी सी, 8 लाइन, यानी 8 लाइन का एक स्टेंजा है, कितने लाइन का? 8 लाइन, 8 लाइन्स, एक स्टेंजा में कितने लाइन्स हैं? 8 लाइन्स। दोस्तों ये लिख लेना, आप नोटबुक में एक नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। और जो फर्स्ट 6 लाइन्स जो है ना राइम का, वो एक दूसरे से अलग है। पहला जो 6 लाइन्स है एक दूसरे से अलग है, और जो 2 लाइन्स है वो आपका मतलब डबल राइम स्कीम उसको देखने को मिलता है, जिसको हम लोग 2 लाइन्स जो बच गए एक दूसरे से अलग है, और जो 2 लाइन्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, जिसको हम कपलेट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कपलेट, एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है ना। तो और इसकी जो ओरिजिन है, इसकी ओरिजिन जो है, इससे जो पोएम की लिखी गई है वो इटली में लिखी गई है। कहाँ पर लिखी गई है? इटली में, ठीक है ना। इटली बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों, कभी मौका मिलेगा तो जाना घूमने, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इन विच मंथ डिड चौसर एंड हिज पिलग्रिम्स गो टू कैंटरबरी? मैंने आपको बताया कि कैंटरबरी एक इंग्लैंड में एक जगह है। अब वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि चौसर में ने अपनी बुक जो है कैंटरबरी टेल्स में जो तीर्थयात्री है, कह रहे हैं कि वो तीर्थयात्री किस महीने में कैंटरबरी पहुँचते हैं, कैंटरबरी जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा अप्रैल महीना। अप्रैल महीना जो है उसका सही आंसर है, क्योंकि अप्रैल महीना में वहाँ पर लोग पहुँचते हैं कैंटरबरी में और गैदर्ड होते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनने का चांस है कि कैंटरबरी जो लिखा गया है, कैंटरबरी जो लिखी गई है आपका 1387 यानी 1387 से लेके 1400 सेंचुरी के बीच में ये लिखी गई है, ठीक है। और यहाँ पर पिलग्रिमेज कितने पहुँचते हैं, यानी हाउ मेनी पिलग्रिमेज रीच्ड देयर, तो 30 यहाँ 30 तीर्थयात्री वहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है। और एक जगह पर टैबर्डिन वही मैं बता रहा हूँ, उस होटल में जाके वो रुकते हैं, और उसकी होटल के मालिक जो होता है वो उसको मतलब कह सकते हो, जो पहला क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्क्राइब किया। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, काफ़ी अच्छा मतलब ये सारा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वीडियो नहीं भाई, क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट मॉडल ही कम टुडे। तो आप यहाँ पर बताओगे पॉसिबिलिटी अगर देखो, मे जो होता है एक मस्ट होता है और एक माइट होता है, ये MIGHT माइट, ओके। तो ये 3 है। मे जो होता है लगभग एवरेज पॉसिबिलिटी को दिखाता है, मस्ट जो है हाई पॉसिबिलिटी को दिखाता है, माइट जो है लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तो यहाँ पर द ही कम टुडे मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी है, हाई लो की बात नहीं हो रही है। अगर एवरेज पॉसिबिलिटी की बात करें ना
तो मे का यूज करोगे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाई पॉसिबिलिटी की बात होगी तो मस्ट का यूज करोगे, लेस पॉसिबिलिटी की बात होगी तो माइट का यूज करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट विल बी द पैसिव फॉर्म ऑफ आई राइट अ बुक। दोस्तों वॉइस दो फॉर्म होता है वॉइस का, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, और जब भी पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो वर्ब में चेंज होता है। देखो यह सब्जेक्ट है, अब एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट है, वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही इसे पैसिव वॉइस में आप चेंज करोगे ना तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, यानी अ बुक जो है, तो यहाँ अ बुक लिखेंगे। अब पहले ये जान लो कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। अगर ये सेंटेंस टेंस पहचानना आ गया तो समझो कि आपका वॉइस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनने वाला है। तो पहले ये देखना है कि ये टेंस को, पहले ये कौन सा टेंस में सेंटेंस दिया गया है। तो आई राइट अ बुक, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर पहले जानेंगे। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई एम लगेगा, आर लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। उसके बाद V3 लगाओगे प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस का, सॉरी पैसिव वॉइस का क्या है आपका स्ट्रक्चर है। अब क्या करोगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट बना दिया, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करो, इज एम आर, इन तीन में से क्या यूज होगा। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यानी इज होगा। अब बुक इज, अब देखना है राइट, अब बुक इज रिटेन, राइट का V3 क्या होगा रिटेन हो जाएगा, रिटेन बाई, आई का क्या हो जाएगा मी में चेंज करो। अब जो ऑप्शन है उसका आंसर मारो। अब बुक इज रिटेन बाई मी, अब बुक वॉज राइट है ना, अब बुक इज रिटेन बाई मी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बताओ। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर ए सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है भाई साहब। द मॉडल एक्सप्रेस द एबिलिटी टू डू समथिंग, है ना। ये मॉडल वर्ब को पहचानना है जिसमें एबिलिटी को शो करने की बात हो रही है ना। कौन सा मॉडल वर्ब है जो एबिलिटी को शो कर रहा है। तो बच्चों या दोस्तों जो भी हो वॉट एवर मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ना कैन जो है वो आपको एबिलिटी को शो करता है। इट शो द एबिलिटी, इंडिकेट एबिलिटी, जैसे कि ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। एक एग्जाम्पल है, ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। तो ये एबिलिटी को शो कर रहा है, मतलब आप में कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है कि इस समस्या का, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कैन का यूज और हम लोग करते हैं पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी संभावना को भी शो करने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे दिस रोड कैन बी ब्लॉक्ड, दिस रोड कैन बी ब्लॉक्ड, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये रोड क्या ब्लॉक हो। दूसरा हम बात करेंगे परमिशन के लिए, परमिशन के लिए दोस्तों, परमिशन के लिए तो जनरली हम मी का यूज करते हैं, लेकिन कब, जब आप अपने सीनियर से परमिशन मांगते हैं तब आप क्या करेंगे मी का यूज करेंगे। लेकिन आप हम उम्र से या अपने कलीग से अगर परमिशन मांगते हो तो कैन का यूज करोगे, यू कैन गो नाउ, जैसे अगर यू कैन गो नाउ। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोगों ने देखा एबिलिटी को शो करने के लिए कैन का यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, और परमिशन अपने हमउम्र कलीग से, छोटे से अगर परमिशन लेना है तो कैन का यूज करेंगे, ठीक है। तो कैन इज योर आंसर। सो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पोम डिड चौसर यूज द हीरोइक कपलेट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये बताना है इनमें से कौन सा पोएम में चौसर ने हीरोइक कपलेट का यूज किया है पहली बार, हीरोइक कपलेट का यूज उन्होंने पहली बार किया। तो बताओ दोस्तों क्या होगा आंसर। बिल्कुल सही, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन,
इसमें जो ये आपका जॉफ्री चौसर है, इन्होंने सबसे पहले हीरोइक कॉपलेट का यूज किया था, ठीक है ना। ये क्या है, एक ड्रीम विजन है जो जॉफ्री चौसर के द्वारा एक मतलब स्वप्न दूरदर्शी है, विजन है, ड्रीम विजन है, डैट वाज रिटेन इन। अब ये द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन जो है ना, ये लिखा गया था कब, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1380 में लिखी गई थी, ठीक है, 1380 में लिखी गई थी। इसको अलग अलग मतलब कह सकते हैं पार्ट में बांटी गई थी, लगभग चार पार्ट थी। तो फोर्थ जो पार्ट था ना, ये फाइनल पार्ट था, 4 पार्ट फाइनल पार्ट था। तो जो फोर्थ पार्ट था वो एक जॉनर हम कह सकते हैं इसको प्रोलॉग के रूप में, है ना, प्रोलॉग के रूप में इसमें वर्णन है, प्रोलॉग के रूप में इसमें वर्णन है। फोर्थ पार्ट चारवां पार्ट, ठीक है। और कह सकते हैं कि प्रोलॉग द गॉड ऑफ लव इज एंग्री एट चौसर। इसमें ये बताना की कोशिश किया कि गॉड जो है ना, ईश्वर जो है, जो प्यार का जो देवता होते हैं, वो एंग्री हैं किसके, चौसर के राइटिंग से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे महिलाओं को, मेनी वुमेन्स हु बिट्रे मैन, बहुत सारे उन्होंने ये राइटिंग में लिखा है, बहुत सारे चीज़ें मतलब बताया है कि बहुत सारे वुमेन्स जो है कि मेन को धोखा देती हैं, आदमियों को धोखा देती है। इट वॉज चौसर इंटेंशन टू राइट, लेकिन उसमें से ये भी बताया इन्होंने आगे चल के, जिसमें से 20 जो महिला होती है, 20 टेल्स अबाउट गुड वुमेन, यानी 20 कहानियाँ ऐसी उन्होंने लिखी है जिसमें महिलाओं को इन्होंने अच्छा दिखाया है, गुड वुमेन जो अच्छी वुमेन होती है। तो ये यहाँ पर दिखाएगा, ये कहानी आप पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, अ लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो बाय द वे जो यहाँ कहानी थी मैंने आपको बताया, द लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन जो है ये आपकी चौसर की लिखी हुई, जिसमें हीरोइक कपलेट फर्स्ट टाइम चौसर ने यूज किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइसेज आर देयर इन इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी बताया वॉइस 2 प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। What would be the passive form of shut the window। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में, कि जैसे ही मान लेते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस में इम्परेटिव का मतलब होता है किसी को आप ऑर्डर दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि यहाँ पर लेट करके यूज करते हैं। कह रहा है शट द विंडो, खिड़की को बंद करो। तो इसको इंग्लिश में अगर बोलना है तो लेट पहले लगाएंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद बी का यूज करेंगे और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। तो यहाँ क्या, लेट शट द विंडो, तो लेट द विंडो बी शट, विंडो बी शट। तो इसका आंसर लेट द विंडो बी शट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। माई लेग एक मतलब दर्द इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है बताओ, कौन सा, किस टेंस का एग्जाम्पल है ये। माई लेग एक, मेरी पैर में दर्द है ना, मेरी पैर में दर्द है। तो देखो माई सब्जेक्ट है लेग, माई लेग सब्जेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, पास्ट टेंस। तो इस टेंस में तो ये होगा नहीं, और ये पैसिव है नहीं तो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, प्योर फ्यूचर की बात कर रही है। तो कैन होगा नहीं, कैन मॉडल वर्ब है, कुड उसका पास्ट टेंस मॉडल में यूज करते हैं, मस्ट मॉडल वर्ब है। तो विल भी मॉडल वर्ब है, लेकिन विल फ्यूचर में भी यूज करते हैं और सेल का भी फ्यूचर में भी यूज करते हैं। तो विल सेल क्या है, प्योर फ्यूचर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, समबडी हैज इट इन द लास्ट पीस ऑफ केक। इसको पैसिव वॉइस में
चेंज करना है। समबडी, एनीबडी अगर क्वेश्चंस में है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। चलिए बनाइए इसको फटाफट। दोस्तों यहाँ पर पहले आपको पता करना है कि कौन सी टेंस में ये सेंटेंस दी गई है। तो समबडी हैज़ ईटेन, तो यहाँ हैज़ लगा है तो पता चल गया हैज़, और V3 भी लगा है, सब्जेक्ट आ गया हैज़ या हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये सेंटेंस रहेगा तो आपका इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अब इसको बताना है, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट रहेगा, ये स्ट्रक्चर या लिख लो, सब्जेक्ट रहेगा हैज, हैव, बीन, V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। तो बताओ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है तो क्या हो जाएगा? द लास्ट पीस ऑफ केक, द लास्ट पीस ऑफ केक हैज़ बीन, हैज़ बीन, हैज़ बीन, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ लगाओगे, हैज़ बीन ईटेन। ऑब्जेक्ट मैंने बताया जहाँ भी समबडी, नोबडी, एनीबडी जैसे वर्ड रहेंगे तो वहाँ बाई और प्लस ऑब्जेक्ट दोनों अंडरस्टूड होता है, वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? द लास्ट पीस ऑफ केक हैज़ बीन ईटेन। योर आंसर शुड बी बी। ठीक है, यानी आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, द मॉडल एक्सप्रेस एन इन्विटेशन और रिक्वेस्ट। वो मॉडल जो एक्सप्रेस करता है, जो बताता है इन्विटेशन, रिक्वेस्ट, इन सारे चीज़ों के लिए, है ना। तो बताओ क्या होगा आंसर? बोलिए बोलिए, मुंह जरा खोलिए। तो क्या होगा आंसर? विल हो जाएगा। क्या होगा आंसर? विल। दोस्तों विल का यूज कहाँ कहाँ करोगे? विल का यूज करेंगे फ्यूचर टेंस के लिए, ये लिख लेगा, फ्यूचर टेंस के लिए यूज करेंगे। जैसे कि आप माई फ्रेंड विल कम टुमारो, एक एग्जाम्पल में अगर लिखेंगे तो माई फ्रेंड विल कम टुमारो, मेरा दोस्त कल आएगा, तो ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने के लिए हमने लिख दिया। उसके बाद हम बात करेंगे इसको इंडिकेट, रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम लोग विल का यूज करते हैं, रिक्वेस्ट। अगर किसी से विनम्र निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करना है, तो विल का यूज करोगे। विल यू हैव अ टी, विल यू हैव अ टी मतलब आप चाय लेंगे, विल यू हैव टी बोलेंगे, विल यू हैव टी। या फिर अगर बोलना है विल यू हैव कॉफ़ी, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, विल यू हैव डिनर, विल यू हैव ब्रेकफास्ट, क्या आप ब्रेकफास्ट करेंगे, क्या आप चाय लेंगे, क्या आप कॉफ़ी लेंगे। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो विल का यूज़ करोगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। प्रॉमिस, किसी से वादा करने के लिए हम लोग विल का यूज करते हैं, प्रॉमिस। जैसे कि प्रॉमिस का हम कैसे, आई विल टेक केयर ऑफ योर ब्रदर, आई विल टेक केयर ऑफ योर ब्रदर, तो ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारे भाई को देखभाल करूँगा, मैं तुम्हारे भाई को देखभाल करूँगा, तो ये एक प्रॉमिस हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बताइए, व्हाट वुड बी द एक्टिव फॉर्म ऑफ द बाईसाइकिल वाज राइडन बाय द किड्स। सिंपल है, पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा टेंस है। तो ये टेंस वॉज लगा है, वाज राइडन लगा है, तो आपको ये क्या करना है, एक्टिव फॉर्म बनाना है। तो पहले टेंस पता चल गया कि टेंस सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, तो पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस तो पहले ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द किड्स लिख दो, द किड्स मतलब बच्चे लिख दो। उसके बाद रोड लिख दो, द किड्स रोड, पास्ट टेंस है रोड, द किड्स रोड देखो कहाँ पर है, द किड्स रोड द साइकिल, द बाईसाइकिल, बाईसाइकिल। ठीक है, द किड्स, क्योंकि हमें इस एक्टिव में चेंज करना है ना, पैसिव में दिया हुआ, तो किड्स हो जाएगा।
रोड हो जाएगा, वर्ब लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, द बाईसाइकिल हो जाएगा। बाकी वॉज राइट इन ये सब चीज़ को क्या करोगे पैसिव में चेंज करने के हम लोग कुछ करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच मॉडल फॉर्म द फॉलोइंग इज यूज टू फॉर सीकिंग परमिशन, है ना। चलो फिर से यहाँ पर मॉडल वर्ब, परमिशन, पॉसिबिलिटी, कंपनसेशन, प्रोबेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को शो आउट करने के लिए हम लोग मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। कितने मॉडल वर्ब है बताओ जल्दी, कितने हैं? 13 है। कितने मॉडल वर्ब है? 13। ओके सुना। तो यहाँ पर बात हो रहा है विच मॉडल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सीकिंग परमिशन। परमिशन लेने के लिए आप क्या यूज करोगे? तो परमिशन लेने के लिए कैन का। अब ध्यान देना ये है कि परमिशन किससे ले रहे हो। सेंटेंस में अगर कहीं मेंशन वेंशन नहीं है ना तो मे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देगा नहीं। मे और कैन दोनों अगर एक बार दे दिया ना तो दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कैन होगा, मे इसमें तो दिया नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, डैश इज यूज टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एम। मैंने अभी बताया था लेस पॉसिबिलिटी की अगर बात हो रही है तो माइट का यूज करोगे, मस्ट का यूज करोगे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, मे का एवरेज पॉसिबिलिटी। ठीक है, सिर्फ पॉसिबिलिटी रहेगा तो मे का। हाउ मेनी लेजेंड्स आर देयर इन चौसर द लेजेंड्स ऑफ गुड वुमेन। कितने लेजेंड की बात हो रही है? गुड वुमेन, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में चौसर ने कितनी महिलाओं की बात कहा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा आंसर? 9। ठीक है, किस किस की बात कही है? इन्होंने बात कही है जो 9 जो महिलाएं हैं, पहला है क्लियोपाट्रा, CLEOPATRA, क्लियोपाट्रा इसे पढ़ेंगे। दूसरा थिस्बे, तीसरा मेडिया, उसके बाद फिली, उसके बाद हाइपसिफाइल, उसके बाद एरिडन, उसके बाद ल्यूक्रेटिया, उसके बाद फिलोमीन, उसके बाद हाइपरमेनेस्ट्रा, एंड द लास्ट डिडो। कितना अकाउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो इस तरीके से आपको बात कही गई है। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में 9 वुमेन की बात कही गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना। अमरेटी इज एन इटालियन वर्ड विच मीन्स। दोस्तों अमरेटी जो है एक इटालियन वर्ड है। आपको पता है अमरेटी जो है ये लिखा गया था किसके द्वारा? एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। एक पोम है और इटालियन वर्ड जो है इसका मतलब जो होता है लिटिल लव पोएम। अमरेटी एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल लव पोएम। पोम्स भी इसको पढ़ते हैं, इसको कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसको लिखा किसने था? एडमंड स्पेंसर के द्वारा। एडमंड स्पेंसर के द्वारा इसको लिखी गई है। कब लिखी गई थी? 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में इसे लिखी गई है, ठीक है। 16th सेंचुरी में लिखी गई। इसको पब्लिश्ड कब करवाई गई थी? पहली बार जब पब्लिश्ड करवाई गई थी, ठीक है, पब्लिश जब करवाई गई थी 1595 में इसको पब्लिश्ड करवाई गई थी, ठीक है। किसके द्वारा पब्लिश्ड करवाई गई थी? ये क्वेश्चन पूछता है।
इसको एडमंड स्पेंसर ने तो लिखा था, लेकिन पब्लिश्ड जो करवाई गई थी लंदन में 1595 में, लंदन में इसको पब्लिश्ड करवाई गई थी फर्स्ट टाइम। किसके द्वारा? तो विलियम पोन्सेनबेई के द्वारा, विलियम पोन्सोनबाई के द्वारा, ठीक है। और इटालियन एक अमोरेटी एक इटालियन वर्ड है, और ये स्पेनिश वर्ड नहीं है, ठीक है ना। और इसको लिटिल लव पोम बोला जाता है, तो आंसर ये डी हो जाएगा इसका। मतलब इतने सारे आंसर आपको दिया मैंने। लिखी गई थी अमरेटी को, लिखी एडमंड स्पेंसर, 16th सेंचुरी में लिखी गई 1595 में, ठीक है। और विलियम पोन्सेनबाई के द्वारा इसको पब्लिश करवाई गई थी। चलो आगे देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैड कोटेड अबाउट चौसर, किसने चौसर की कैरेक्टर पर कोट किया है? हीरो हेयर इज गॉड्स प्लेंटी, हेयर इज गॉड्स प्लेंटी, तो जॉन ड्राइडन ने। किसने किया? जॉन ड्राइडन ने जो है ना चौसर पर कोट किया है उन्होंने, ठीक है। चौसर को उन्होंने क्या किया है? कोट किया है। उन्होंने, ड्राइडन ने कहा है चौसर के बारे में ना कि चौसर इज अ पोएट ऑफ नेचर। चौसर जो है, चौसर इज ए पोएट ऑफ नेचर, पोएट ऑफ नेचर। कौन से नेचर की बात हो रही है? प्रकृति की बात हो रही है, ह्यूमन नेचर की बात हो रही है? क्लियर नहीं है। ही सिंपली मीन्स दैट ही हैज़ गिवन ए फेथफुल पिक्चर ऑफ मैन। यहाँ पर ये आगे बताया इन्होंने कि मैन के नेचर की बात कर रहे, मतलब इन्होंने एक ऐसी पिक्चर दिखाया है। किसकी पिक्चर की बात कर रहे हैं? कि ही हैज़ गिवन, मतलब चौसर हैज़ गिवन अ फेथफुल पिक्चर ऑफ मैन। इंसानों की एक वफादार, एक मतलब अच्छी पिक्चर इन्होंने प्रेजेंट किया है। ही हैज़ नॉट डिस्टर्ब्ड ह्यूमन नेचर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जॉन ड्राइडन ने चौसर पर कमेंट किया है, उनके कैरेक्टर पर, कि हेयर इज अ गॉड्स प्लेंटी। गॉड्स मतलब ईश्वर की बहुत ही कह सकते हैं गॉड्स के समान। आगे देखिए, द मिलर्स टेल, यानी मिलर्स की जो कहानी है, इज अबाउट अ कारपेंटर, जो कारपेंटर के बारे में बताता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कारपेंटर? जो मिलर्स की कहानी है ना, उसमें जो कारपेंटर रहता है, उस कारपेंटर का नाम क्या रहता है? उस कारपेंटर का नाम रहता है जॉन। क्या रहता है? जॉन रहता है, ठीक है। क्या रहता है? जॉन रहता है दोस्तों। और जॉन की एक लवली वाइफ होती है, एक लवली सुंदर सा एक वाइफ होती है, लवली है ना, एक सुंदर वाइफ होती है। और जो दो यंगर मैन होते हैं ना, जो दो, इसमें कहानी में बताया गया कि जो एक दो यंगर मैन होता है जो उसके वाइफ के साथ सोना चाहता है। और जॉन जो है ना ऑक्सफोर्ड में रहता है। जॉन कहाँ रहता है? ऑक्सफोर्ड में रहता है। ऑक्सफोर्ड एक जगह है जिसमें एक यूनिवर्सिटी भी है, वर्ल्ड लेवल का यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड एक जगह है, ठीक है ना। एलिसन एक कैरेक्टर के बारे में बात किया गया, जो एक लोकल ब्यूटी रहती है, मतलब खूबसूरत रहती है ना, ठीक है। आगे बात करेंगे। तो इसमें जॉन द कारपेंटर admitted short on brands is probably the most sympathetic of the four major character the Miller's Tale। तो इस कहानी को, जो मिलर्स टेल की कहानी पढ़ोगे ना, तो बाकी और समझ में आएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा था ना कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कारपेंटर। सिंपल सी बात ये जानो कि कारपेंटर में जो है जॉन मिलर्स की जो कहानी है, मिलर्स टेल की जो कहानी है, उसमें कारपेंटर का नाम क्या रहता है? तो उसमें कारपेंटर के नाम जॉन रहता है। उसमें कारपेंटर के नाम क्या रहता है? जॉन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। चौसर्स लाइफ कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 पीरियड्स, विच वन डज नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चौसर की जो जिंदगी है ना भाई साहब, 3 पीरियड को बताता है, लेकिन एक पीरियड नहीं है जो इस ऑप्शन में दिया गया, उसको एलिमिनेट करना है आपको। फाइनली विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, कि विच इज नॉट बिलोंग्स टू द चौसर्स लाइफ। तो इटालियंस तो था ही, इंग्लिश था ही, फ्रेंच भी था, स्पेनिश नहीं था।
तो ऑप्शन स्पेनिश ही, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पेनिश होगा आंसर, ठीक है। लेकिन कैरेक्टर की बात करें, मतलब चौसर की लाइफ की कैटेगराइज की अगर हम बात करें तो 3 इटालियन, इंग्लिश और फ्रेंच है, ठीक है ना। तो कैंटरबरी टेल्स भी इसको डिवाइड किया गया। चलो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लाइन, मतलब ये लाइन जो आपको दिया है ना, किस ऑथर की लिखी हुई है। आई फाइंड नो पीस एंड ऑल माई वॉर इज डन, आई फियर एंड होप, आई बर्न एंड फ्रीज लाइक आइस। तो आपको आंसर बताना है, आंसर क्या होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा, बताओ ये किसने लिखा है, ये किसकी लाइन है। सर थॉमस विट का लिखा हुआ है, सर थॉमस विट की ये लिखी हुई है, ठीक है। ये लाइन जो है सर थॉमस विट की लिखी गई है, उनकी सोनेट है, उनकी सोनेट का नाम है आई फाइंड नो पीस। आई फाइंड नो पीस जो है सर थॉमस विट की एक क्या है, सोनेट है। वो डिस्क्राइब करते हैं इसमें इमोशन एंड वेवरिंग मूड्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। डैट बीइंग इन लव कैन काउच, बीइंग रिटेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रेनासा, रेनासा मतलब पूर्ण जागरण। आपको मालूम है 15th सेंचुरी में यूरोप में रेनासा आ चुका था, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 300 साल बाद आया, 18th सेंचुरी में आया पूर्ण जागरण, तो इसीलिए हम लोग इतना पीछे हैं। वेन पीपल वैल्यूड लव इट कंडेम्ड द आइडिया ऑफ लव बिफोर मैरिज ऑफ हैविंग मिस्ट्रेस, द पोएट ट्राइड टू एक्सप्लेन कम्प्लेक्सिटी ऑफ बीइंग इन लव, ठीक है। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन वाई द मेजोरिटी ऑफ विट पोम्स डील द लव एंड हार्ट ब्रेक एज थीम। तो ये बोला जा रहा है कि जो विट की जो कहानी है, विट की जो पोम है ना, उसमें ज़्यादातर दिल तोड़ देने वाली पोएम देखने को मिलता है ना, धोखा, चीट। तो इन सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो सर थॉमस विट की सभी पोम में आप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट लीडिंग फिगर ऑफ क्रिश्चियन ह्यूमैनिज्म इन यूरोप। तो आपको बताना है कि इसमें जो आपका एक लीडिंग फिगर है क्रिश्चियन ह्यूमैनिज्म जो यूरोप में फेमस, उसका नाम बताना है। तो व्हाट्स योर आंसर, सो प्लीज गिव मी। तो आंसर इज इरस्मस। इरस्मस जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इरस्मस जो है एक ग्रेटेस्ट स्कॉलर है नॉर्दर्न रेनासा का। इरस्मस की अगर हम कहानी की बात करें तो मतलब इसको लिखा गया है 1466 से लेकर 1536 के बीच में, ठीक है। और बिकेमिंग द मोस्ट फेमस स्कॉलर इन यूरोप इन हिज डे, ठीक है। ये बहुत ही बड़े विद्वान रहते हैं इस सेंचुरी में, इस समय, इस टाइम। और वन ऑफ द डिफाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल सक्सेस वाज हिज मिस्ट्री ऑफ ग्रीक। तो मतलब एक कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है क्रिश्चियन ह्यूमैनिज्म इन यूरोप में, क्योंकि ग्रेट स्कॉलर्स रहते हैं 1466 से लेकर 1536 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इट इज़ वाइडली नोन दैट स्पेंसर फेरी क्वीन वॉज द एड्रेस टू क्वीन एलिजाबेथ। बहुत ही फेमस राइटिंग है एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन। पढ़ना है दोस्तों, ग्रेजुएशन के सिलेबस में, मास्टर के सिलेबस में पढ़ना ही है। एडमंड स्पेंसर की कहानी फेरी क्वीन किसको एड्रेस करता है, तो क्वीन एलिजाबेथ को एड्रेस करता है, रानी एलिजाबेथ को। एंड व्हाट इज हर नेम इन द टेक्स्ट। लेकिन ये बता रहा है कि क्वीन एलिजाबेथ को तो एड्रेस करता है, लेकिन उनकी रियल नेम इस टेक्स्ट में क्या रहा है, तो उनकी रियल नेम ग्लोरीना रहता है। क्वीन एलिजाबेथ को क्योंकि एक रानी रहती है ना इंग्लैंड की, तो एलिजाबेथ करके उनको डायरेक्ट आप नहीं डाल सकते हैं नाम, तो उनकी कैरेक्टर मतलब उनके नाम इसमें ग्लोरीना रहता है। क्या रहता है, ग्लोरीना, ठीक है। तो इसमें ये सिंबलाइज है मोरल एंड स्पिरिचुअल जर्नी का, ठीक है ना। ग्लोरीना जो है इट इज़ द सिंबलाइज ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल जर्नी की बात होती है
वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, चलेगा, मैनेज करना। आगे देखो, द प्रोग्रेस ऑफ द सोल इज ऑथर्ड बाय, द प्रोग्रेस ऑफ द सोल इज ऑथर्ड बाय योर आंसर। व्हाट योर आंसर? योर आंसर शुड बी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए? जॉन डॉन, मेटाफिजिकल पोएट, जॉन डॉन, मेटाफिजिकल पोएट इन्हें कहा जाता है, जॉन डॉन को। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये द प्रोग्रेस ऑफ द सोल जो है ना 1612 में लिखी गई। द प्रोग्रेस ऑफ सोल जो है ना 1612 में लिखी गई, ये याद रखेंगे, जॉन डॉन। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया? सेलिब्रेट लिबरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। लिबरेशन मतलब आज़ादी की बात हो रही है, लिबरेशन की बात हो रही है। इनकरेज रीडर्स फॉलो द 40 स्टेप, जॉयफुल स्पिरिचुअल मेडिटेशन ऑन डेथ, बरियल एंड करप्शन। मतलब ये बोलते हैं कि भाई साहब मरना भी एक प्रकार का, क्या मरना कोई मतलब शोक नहीं है, ये जीवन का पार्ट है। जो मरता है उससे आप जाने दो, रोना नहीं है उसके पीछे दुख में। ठीक है, ये बात करते हैं बी हैप्पी ऑन डेथ। जिस तरह से किसी के जन्म होने पर आप हंसते हो ना, तो उसको मरने पर भी हंसा करो। इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रिगार्डेड एडमंड स्पेंसर एज पोएट्स पोएट, है ना। ये क्वेश्चंस को मैंने करवा दिया, ये आज का क्वेश्चन था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन से यही था। ठीक है, तो चार्ल्स लैम्ब हो जाएगा। तो आई होप ये आपका जो मॉक टेस्ट है ना काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इसे स्किप मत करना, अच्छे से लास्ट तक देखना यार। और आप सभी क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीचों में। और मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपनी ख्याल रखेंगे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।